नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप पर, छाया उद्यमिता पर, कि कैसे छाया उद्यमिता से हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। उसके बारे में ये आर्टिकल विस्तृत चर्चा करता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये कृषि के संबंध में है कि भारत में कृषि की जो नीतियां है वो कैसी होनी चाहिए और हमें जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की विविधता है आय हमारी फसलों में, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में भी दूसरा आर्टिकल बात करता है। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो के ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज। अगर आप न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके अलावा लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि निम्न में से किस कंट्री ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अपना नाम वापस ले लिया है, अपने सहभागिता जो है वो वापस ले ली है। आपका ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी वियतनाम, या ऑप्शन डी नॉर्वे। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए वर्णात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो आज का यह है कि छाया उद्यमिता से आपका क्या अभिप्राय है, यह अर्थव्यवस्था के लिए कैसे हानिकारक है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप पर, छाया उद्यमिता पर, ये क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि पेंडेमिक के इस दौर में हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमारी दुनिया को बहुत से फायदे भी हो सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मिली, ऐसी चीज़ें भी विकसित हुई जिससे दुनिया का काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है इसका नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा ही एक चीज़ है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। ये शैडो एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम हिंदी में छाया उद्यमिता कहते हैं, मतलब अब कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है या पर्टिकुलर कोई उद्यमी है, अगर वो लीगली अपना काम करता है तो वो प्रॉपर लीगल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएंगे। लेकिन अगर वो इलीगल तरीके से करता है या वो गवर्नमेंट से छुपा के करता है या वो सिस्टम से छुपा के करता है, जिस सिस्टम में वो वर्क करता है, तो उसे शैडो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जैसे हमको सुनने को मिलता है कि शैडो इकोनॉमी है, छाया अर्थव्यवस्था है हमारी, तो ब्लैक मनी की बात करते हैं हम। ये सब हमारी शैडो इकोनॉमी में आती है जो कि सरकार से छुपी हुई है, जो कि सिस्टम से छुपी हुई है और जिसे निजी हित के लिए ही केवल किया जा सकता है और काफ़ी मायने में ये इलीगल भी मानी जाती है। तो ऐसे ही शैडो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एजुकेशन और उसके अलावा जो अदर सेक्टर है जैसे फाइनेंस हो गया, ऑनलाइन गेम्स हो गए, ई फार्मेसी हो गई, इसमें देखने को मिलता है जो कि बिना रेगुलेशन के चल रहे हैं। तो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और जानते हैं। शैडो एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प रियलाइज एसोसिएशन, डिस्टॉर्शन एंड फ्रिक्शन इन द मार्केट by offering technological mediate complementary services that traditional service provider might constrain to offer। अब ये अगर हमारे सिस्टम से छुपी हुई है और इसको अगर डायरेक्टली कोई उस पर लीगल तरीके से नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली जैसे टैक्सेस या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं वो इस पर नहीं लगते हैं। इसके चलते ये कुछ ऐसी सर्विसेज, ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता है जो कि ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो नहीं दे पाते हैं। इसके कारण लोग जो है वो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है उसको प्रेफर करते हैं। उसके अलावा इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। जो सबसे पहला इम्प्लीकेशन है वो यह है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड कंज्यूमर टुवर्ड दिस न्यू मार्केट एंड एंट्री ऑफ न्यू कस्टमर्स। तो यहाँ पर ओल्ड कस्टमर्स जो है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ लोगों को अगर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज पसंद आती है तो वो इस और आएंगे। उसके अलावा और न्यू कस्टमर्स भी आ सकते हैं जिनको एक्सक्लूसिवली ऐसी इलीगल चीज़ें चाहिए या जिनको शॉर्टकट मेथड से सर्विसेज चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ ये हो सकती है कि स्मॉल फर्म्स जो जेन्यून हमारे एंटरप्रेन्योरशिप्स है, जो हमारे जेन्यून स्टार्टअप है, उनको पहले ही इकोसिस्टम की कमी है और ऐसे अगर कोई इलीगल तरीके से मार्केट में आता है जिसके पास में एक अलग एज है तो होगा ये कि जो स्मॉल फर्म्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इन स्मॉल फर्म्स को ऑब्वियसली जैसे हम देखते हैं कि लार्ज फर्म्स एक्वायर कर जाते हैं वैसे ही होगा। जैसे भारत में फ्लिपकार्ट हमारा ओरिजिनल भारतीय प्रोडक्ट था। आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स
सेक्टर में हमारा फ्लिपकार्ट भारत को आत्मनिर्भर बनाता था, लेकिन अमेजन जैसी कंपनी ने उसे एक्वायर कर लिया, जो बताता है कि कैसे स्मॉल फर्म्स को लार्ज फर्म एक्वायर कर लेते हैं। उसके अलावा एक और अच्छा उदाहरण है, अगर माइंड ट्री की, अगर आपको स्टोरी पता है कि कैसे माइंड ट्री को एल&टी ने एक्वायर किया था, तो माइंड ट्री भी एक हमारा इंडियन कंपनी ही थी, इंडियन स्टार्टअप ही था, जो अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसी कुछ परेशानियां हैं जो हमको शैडो एंटरप्रेन्योरशिप से देखने को मिल सकती है। उसके अलावा फर्स्ट मूवर्स इन स्पेस विद डीप पॉकेट कुड जनरेट इररेशनलिटी हाई वैल्यूएशंस। तो ऐसे फर्स्ट मूवर्स जिनके पास में डीप पॉकेट्स है, मतलब जिनके पास में कैपिटल बहुत ज़्यादा है, वो ऐसी इररेशनलिटी मार्केट में लेकर आ सकते हैं, अपनी वैल्यूज बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इल प्रैक्टिस हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो कि किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना सरकार के लिए, ना इकोनॉमी के लिए, और ना सिटीजन्स के लिए, ना कंट्री के लिए। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। तो क्रॉस बॉर्डर जो है कि एक सीमा से दूसरी सीमा से, साथ में जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर भी इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है, तो स्टडी बाय अमीर सील, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, रिसर्च बाय IIM अहमदाबाद। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और IIM अहमदाबाद की जो स्टडी है, उनके अनुसार वो ये सजेस्ट करते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट कोचिंग हाउसेस इन इंडियन एजुकेशन स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी could be essential, including provision for punishment for non-compliances। तो आज के जगत में हम ये देखते हैं कि कितनी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, खासकर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी कोचिंग हाउसेस जो है, वहाँ पर हमको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है कि वहाँ इल प्रैक्टिस हो रही है। तो इनके लिए प्रॉपर कंप्लाइंसेस लाने चाहिए, रेगुलेशंस लाने चाहिए। अगर इन रेगुलेशंस की कंप्लाइंसेस पूरे नहीं किए जाते हैं तो वहाँ पर पनिशमेंट का प्रोविजन भी होना चाहिए, पेनल प्रोविजन भी होने चाहिए। उसके अलावा एसोसिएटेड हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज बिटवीन कॉम्पिटिशन अथॉरिटीज। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए, जिससे सर्विसेज भी ग्रो होती है, और जिसके साथ साथ वहाँ पे जो कंपनी है वो भी अपने आप में एडवांसमेंट लाती रहती है। तो वर्ल्ड लेवल पे हमको लड़ने के लिए, एक वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो जैसे कंपटीशन कमीशन का जो एक मूल काम है कि कंपटीशन मार्केट में बना रहे, जिससे कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो, इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो, तो ये चीज़ को भी हार्मोनाइज करने के लिए हमको शैडो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उस पर नकेल कसने की आवश्यकता है, ये राइटर ने सजेस्ट किया है। उसके अलावा जो हमारा दूसरा आर्टिकल है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी पर, कि कैसे हम हमारी कृषि नीति जो है उसमें हम फसलों की विविधता ला सकते हैं, एक विविधता लाने वाली नीति लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये समाचार में क्यों है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्टिमल एग्री फूड पॉलिसी इन इंडिया इज द नीड ऑफ द आवर। तो राइटर बताते हैं कि एक ऑप्टिमल, एक उचित कृषि नीति भारत में ये समय की एक आवश्यकता है, क्योंकि जिस हिसाब से एग्री इंडस्ट्री एक इवॉल्व हो रही है, अपने आप में क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ रही है, उसमें हमको भी ज़रूरत है कि हम भी हमारी इसमें सहभागिता निभाएं। तो यहाँ पर नीड फॉर एन एग्री फूड पॉलिसी, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये एग्री फूड पॉलिसी मतलब यहाँ पर आपका कृषि साथ में साथ आपके खाद्य, इन दोनों को इंक्लूड करके एक कंपाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए। जैसे हम अभी तक सिर्फ एग्रीकल्चर पॉलिसी पर ही ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर बात की गई कि इंडिया इज लाइकली टू बी द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री बाय 2027, यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 2019। तो 2019 के यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से 2027 तक हम सबसे पॉपुलस सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री बन जाएंगे। तो यहाँ पर फूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। 2030 तक अगर हम देखें तो 600 मिलियन लोग जो है वो हमारे शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में रहेंगे। उसके साथ में ये तो हो गई फूड की बात कि हमको कितनी फूड की आवश्यकता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो अगर हम एग्रीकल्चर होल्डिंग देखें कि जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, अगर उनमें हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो बराबर डिवाइड करें तो हर किसी के पास में ये 1.08 हेक्टेयर्स आता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे जितनी भी पॉपुलेशन है, जितना भी हमारा वर्क फोर्स है, उसका 42% यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो यहाँ पर एक गैप बहुत देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर में इतना कम लैंड होल्डिंग पर फार्मर के पास में है या जितनी वर्क फोर्स है उनके पास में है। उसके अलावा इतने ज़्यादा लोग जो है हम 2027 तक सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे,
और उसके अलावा ये चीज़ इसके कारण हो रहा ये है कि हमको ये देखने को मिलता है कि हमारे देश में कुपोषण बहुत ज़्यादा है, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो ये सबसे बड़ी चुनौती बताई गई है अगले 10 सालों के लिए। तो यहाँ पे 4 टच स्टोन ऑफ एन ऑप्टिमल एग्री पॉलिसी कि कौन से ऐसे 4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की करने की आवश्यकता है। सबसे पहले एबल टू प्रोड्यूस इनफ फूड, फीड एंड फाइबर, कि यहाँ पर खाना, इसके साथ में जो चारा और इसके साथ में फाइबर जो है, इनका बराबर प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, कि अनुसंधान से ये होगा। तो एटलीस्ट हमारे जीडीपी का 1% जो है वो फूड एंड एग्री R&D में होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ बताई गई है वो है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो अचीव द हायर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ हमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर हमको पर्यावरण का भी ध्यान देना है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना है। तो ये कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से, कि यहाँ पर जो आपकी फसलें हैं उसे आप डाइवर्सिफिकेशन करें, उसका विविधता लाए उसमें। तो ये उसके साथ में जो पानी को बचाने की नीति है वो हमें करनी चाहिए। जो मृदा है, जो ज़मीन है, जो सॉइल है, उसे ठीक करने के लिए उस और भी ध्यान देना चाहिए। और साथ में एयर क्वालिटी पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे जो स्टबल बर्निंग जो है, जो पराली जलाने की जो समस्या है, उसके लिए पूसा इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्शन निकाला, एक निराकरण निकाला। तो वैसे ही कदम उठाने की आवश्यकता है, राइटर ने ये सजेस्ट करा है। उसके अलावा बेनिफिशियरी ऑफ सब्सिडाइज्ड राइस एंड व्हीट नीड टू बी गिवन एन ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सब्सिडाइज राइस और व्हीट के जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभकारी हैं, उनको 2 ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए। या तो आप कैश ले लीजिए, या तो MSP प्लस आप 25% ले लीजिए। तो यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। उसके अलावा अनेबल सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू फूड। तो फार्म से जो फसल है वो खेत से मार्केट में कैसे जाएंगी, इसके लिए हमें सप्लाई चेन बनाने की आवश्यकता है, हमें कोल्ड चेन बनाने की आवश्यकता है, कोल्ड स्टोरेज बनाने की आवश्यकता है। तो इस और ध्यान देना चाहिए और इसे एफिशिएंट बनाना चाहिए। तो यहाँ पर लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होना चाहिए और साथ में मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज जो है वो भी हमें इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। उसके अलावा कंज्यूमर शुड गेट सेफ न्यूट्रिशियस फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो जैसे हमने बताया कि ये फूड एंड एग्री एंड फूड पॉलिसीज है कि मेल न्यूट्रिशन कितनी बड़ी समस्या है। तो उसके चलते हुए हमें एक ऐसा फूड, एक न्यूट्रिशियस पोषक आहार देना है जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो ऐसी प्राइस में हो जो भारत का आम आदमी जो है या जो निचला तबका है वो आसानी से अफोर्ड कर सके। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं। तो माउंट सेमेरू इरप्टेड। तो जो माउंट सेमेरू है ये है इंडोनेशिया में, यहाँ पर इसका इरप्शन हुआ है। तो इरप्शन के चलते हुए देखने को मिल रहा है कि इसमें से जो ऐश और स्मोक निकल रहा है, जो राख और धुआं निकल रहा है, ये करीब 5.6 किलोमीटर तक ऊंचा आसमान में जा रहा है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा भयानक है। तो यहाँ पर पिक्चर से आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि कैसी इरप्शन हो रहा है। तो वैसे इंडोनेशिया में अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक आया, भूकंप आ चुका है, भूस्खलन हो चुका है, लैंडस्लाइड हो चुकी है। उसके अलावा प्लेन क्रैश भी हुआ है 9 जनवरी को जावा सी में। श्री विजयांग एयर जेट जो है वो जावा सी में क्रैश हो गया था, जिसमें 62 लोगों की मौत भी हो गई। तो इंडोनेशिया में ये प्राकृतिक आपदा एक के बाद एक चलती जा रही है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो माउंट सेमेरू है, इसका नाम आपको याद रखना है, कौन सी कंट्री में है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हमारा जो विश्लेषण है वो आज यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप लॉ सिटी की वेबसाइट से ले सकते हैं। इस तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।